जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज देखिए हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी का 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 का, जिसका पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने इससे पहले वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप देख सकते हैं। चलिए हम बात करने वाले हैं आज स्थायी ऊतक के बारे में, जो कि काफ़ी शानदार और काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है। आज हम बात करेंगे इसी पे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया, उसमें भी हम बताए थे कि इसके बारे में विभज्योतिकी ऊतक के बारे में, इसमें से 3 ठो चर्चा किए थे। पहला शीर्षस्थ देखे थे, सबसे पहले पार्श्वस्थ और अंतर्वेशी 3 ठो देख लिए हैं, ठीक है। उसमें शीर्षस्थ यानी कि पौधा का जो सबसे पहला यानी कि पत्ती का जो भाग होता है शीर्ष का, वो शीर्षस्थ यानी कि उसका शीर्षस्थ ऊतक उसमें पाया जाता है। और जो नीचे यानी कि जड़ में होता है शीर्षस्थ यानी कि जो जड़ का जो शीर्ष भाग है, यानी कि नीचे का जो जड़ का शीर्ष भाग है, और पत्ती का जो शीर्ष भाग शीर्षस्थ तो पाएगा। और पार्श्वस्थ मतलब कि जो पेड़ पौधा होता है उसका जो तना यानी कि चौड़ाई में वृद्धि होता है, उसका जो मोटाई में होता है वृद्धि, उसे पार्श्वस्थ कहते हैं। अंतर्वेशीय मतलब क्या होगा, जैसे कि कोई भी टहनी निकला होता है जिस जगह से, यानी कि जिस जगह पे एंटर नोड के यानी कि जहाँ से निकला होता है टहनी, यानी कि कोई भी पत्ता जिस तरह का जुटा होता है, उसे हम देखे थे अंतर्वेशी कहते हैं। अंतर्वेशी ऊतक कहते हैं। 3 ठो, अगर आप ये 3 ठो के बारे में चर्चा किए थे ऊतक के बारे में, यानी कि विभज्योतिकी ऊतक के बारे में, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले अस्थायी ऊतक के बारे में, जो कि दूसरा है, वही है उसका दूसरा टॉपिक है। यानी कि पादप ऊतक में तो देखे थे 2 ठो, एक ठो क्या विभज्योतिकी ऊतक और अस्थायी ऊतक, और जो कि विभज्योतिकी ऊतक में तो शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्वेशी। और बात करेंगे किसका अस्थायी ऊतक के बारे में, इसका भी अलग अलग है, ठीक है। 2 ठो है, सरल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक, तो 2 देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका बारे में इसके बारे में जान लेते हैं कि अस्थायी ऊतक क्या है। इसके बाद हम इसका जितना भाग है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम इसके बारे में कि अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं। तो विभज्योतिकी ऊतक में मैंने क्या देखा था, यानी कि हम लोगों ने क्या देखा था कि विभज्योतिकी ऊतक जो होता है वो यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी शुरू हो रहा है, यानी कि बच्चा 15 साल का है, इसमें यानी कि अस्थायी ऊतक सीमित हो गया, उसमें बचपना ही है, और इसमें यानी कि सीमित हो गया, यानी कि बड़े हो गया है, ठीक है। तो उसमें स्टार्टिंग पॉइंट था, बहुत सारा उसमें देखे थे भेद के बारे में, की विशेषता के बारे में हम चर्चा किए थे। तो आज बात करेंगे हम अस्थायी ऊतक के बारे में कि अस्थायी ऊतक क्या है। तो देखिए ये क्या इसका डिफिनेशन है कि विभज्योतिकी ऊतक जब विकसित होकर स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाता है, उसमें जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। इससे पहले हमने विभज्योतिकी ऊतक में क्या देखा था, उसमें विभाजन की क्षमता नहीं हो उसमें विभाजन की क्षमता होती है, लेकिन इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें एक सीमित हो जाता है, अस्थायी होता है, यानी समझे, इसमें अस्थायी हो जाता है यानी फिक्स हो जाता है, ठीक है। इसमें अस्थायी ऊतक में इसीलिए विभाजन की क्षमता इसमें यानी कि इसमें नहीं होती है, और विभज्योतिकी ऊतक में विभाजन की क्षमता उसमें होती है, मैंने देखा था आप लोगों के साथ। तो देखेंगे इसके बारे में बात करें कि अस्थायी ऊतक। तो इसमें क्या बोल रहा है कि विभज्योतिकी ऊतक जब विकसित होकर अस्थायी ऊतक में जो विभज्योतिकी ऊतक जब वो क्या होता है, विभज्योतिकी जब विकसित होता है, जब विकसित होकर अस्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाता है, तो इसी को क्या करना है, अस्थायी ऊतक। और साथ साथ ये क्या कहता है, विभाजन की इसमें क्षमता नहीं होती है, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, जबकि विभज्योतिकी ऊतक में उसमें विभाजन की क्षमता होती है। और ये क्या करता है, विभज्योतिकी जब विकसित हो जाती है विभज्योतिकी ऊतक, तो क्या अस्थायी ऊतक का निर्माण करती है। चलिए इसका विशेषता का बात करते हैं कि इसका विशेषता क्या, खूबियाँ क्या, गुण क्या है। तो इसका विशेषता के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में हम कार्य के बारे में बात करेंगे कि इसका क्या क्या कार्य है। तो विशेषता पहले देख लेते हैं, विशेषता क्या है। तो इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। उसका आकार अब क्या देखे थे, गोल देखे थे, उसका आकार निश्चित नहीं होता और निश्चित होता है, कभी गोल कभी छोटा इस तरह हो सकता है। लेकिन इसका जो आकार है अस्थायी ऊतक का आकार, इसमें क्या होता है, निश्चित होता है। अस्थायी ऊतक में विशेषता की बात करें, 1 नंबर इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। किसका, अस्थायी ऊतक। पूछ सकता है कि क्या अस्थायी ऊतक का आकार निश्चित होता है या निश्चित होता है, ठीक है। इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। दूसरा का बात करें, इसके कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, जबकि विभज्योतिकी ऊतक में कोशिकाओं की संख्या उसमें होती है। मैंने देखा था आप लोगों के साथ, क्या उसमें क्षमता होती है कि नहीं, विभाजन की क्षमता। विभाजन होते होते क्या होता है, वो वृद्धि होती है, यानी कि बड़ा होती है, विकसित होती है, विकास उसका होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें विभाजन की क्षमता क्या होती है, नहीं होती है। इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, जबकि उसमें देखे थे होती थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, विभाजन की क्षमता, यानी कोशिकाओं में जो विभाजन की क्षमता इसमें क्या होती है, नहीं होती है। अब बात करते हैं इनके अगला के, इनकी कोशिकाओं जीवित तथा मृत दोनों हो सकती है। इनकी कोशिकाओं जीवित तथा मृत दोनों हो सकती है, ठीक है। इनका जो कोशिका होता है, अस्थायी ऊतक का जो कोशिका होता है, जीवित भी हो सकता है और मृत भी होता है। जबकि उसमें देखे थे विभज्योतिकी ऊतक में क्या देखे थे, उसमें कोशिकाओं उसमें यानी कि जीवित होती है, और इसमें जीवित और मृत दोनों हो सकता है। किसमें, अस्थायी ऊतक में। जो 3 सब जब इसका सरल अस्थायी ऊतक में देखेंगे तो 3 ठो यानी उसका भेद अलग अलग, तो उसमें देखेंगे कि मृत होती है, ये मृत होती है और निर्जीव, यानी कि दोनों होती है, ठीक है। सजीव निर्जीव यानी कि दोनों होती है।
तो देखिए इसमें क्या कहते हैं, जीवित होती है, जीवित मिलित, यानी कि उसमें जीवित मिलित इसमें अस्थायी उत्तक में दोनों होती है इसका विशेषता में। और बात करें उसमें तो उसमें सिर्फ जीवित ही होती थी। और इसका देखिए अगला बात करें 4 नंबर क्या बोला कि कोशिका भित्ति जो होती है मोटी पतली दोनों हो सकती है। कोशिका भित्ति जो होता है, इसका कोशिका भित्ति क्या देखे थे कि जो पेड़ पौधा का जो कोशिका होता है, कोशिका भित्ति जो बाहर से लेयर बना होता है। पहले क्या होता था, इससे पहले बायोलॉजी में बात किए थे पहला चैप्टर में, पहले क्या होता है, कोशिका होता है, कोशिका के ऊपर एक पतली झिल्ली होती है जिसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखे थे ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमारे जंतु कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है। जबकि पेड़ पौधा की कोशिका में उसके ऊपर एक और परत होती है जिसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। तो यही पेड़ पौधा का बात करें पादप कोशिका, तो यही बोल रहा है कि कोशिका भित्ति जो होती है इसका क्या होती है, कोशिका भित्ति मोटी पतली दोनों हो सकती है। किसमें, इसमें अस्थायी उत्तक में मोटी और पतली दोनों हो सकती है, ठीक है, किसमें, अस्थायी उत्तक में। और अगला बात करते हैं कोशिका द्रव में बड़ी राजधानी पाई जाती है, जबकि उसमें देखे थे किसमें, विभज्योति उत्तक में बड़ी यानी राजधानी पाई जाती है, उसमें नहीं के बराबर यानी कि नहीं पाया जाता था। इसमें कोशिका यानी कि इसमें राजधानी है तो भी क्या बहुत बड़ा है, इसमें राजधानी है भी तो क्या है, कोशिका द्रव में राजधानी क्या होती है यानी कि बहुत बड़ी होती है। किसमें, अस्थायी उत्तक। फिर से एक बार रिपीट करते थे कि अस्थायी उत्तक कहते हैं कि विभज्योति उत्तक जब विकास होता है यानी कि विकसित होगा, जब विभज्योति उत्तक जब विकसित होगा, अस्थायी उत्तक में परिवर्तित होगा अर्थात इनमें बिहार की क्षमता नहीं होती है। किसमें, अस्थायी उत्तक में। जब विभज्योति उत्तक विकसित होकर अस्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाते हैं उसे अस्थायी उत्तक कहते हैं। और साथ साथ इसमें क्या होता है, विभाजन की क्षमता नहीं होती है, जबकि विभज्योति उत्तक में विभाजन की क्षमता होती है। और विशेषता का बात करते हैं इसमें क्या होता है, इसका आकार निश्चित होता है, जबकि विभज्योति उत्तक का आकार उसमें निश्चित नहीं था। और इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, जबकि उसमें विभाजन की क्षमता था। इनकी कोशिकाएं जीवित तथा मृत दोनों हो सकती है, उसमें सिर्फ जीवित था, इसमें कोशिकाओं की संख्या नहीं बल्कि इनकी कोशिका जो होता है जीवित और मृत दोनों हो सकती है। और कोशिका भित्ति मोटी तथा पतली दोनों होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति जो होती है मोटी और पतली दोनों हो सकती है, किसमें, अस्थायी उत्तक में। और इसका जो अगला बात करें तो कोशिका द्रव में क्या होता है, बड़ी राजधानी इसमें पाई जाती है। अभी देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब इससे हम आगे बात करते हैं, ठीक है। अब इससे आगे देखिए क्या है कि बोल रहा है कि अस्थायी उत्तक जो है उत्पत्ति के आधार पर यह 2 प्रकार का होता है। पूछ भी सकता है एग्जाम में कि अस्थायी उत्तक उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं अस्थायी उत्तक। क्या बोल रहा है कि यही उत्पत्ति जो बोल रहा है कि स्थायी उत्तक उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार का होता है, पहला है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीय, ठीक है। पहला प्राथमिक, दूसरा है द्वितीय। पहला क्या बोला कि यानी कि प्राथमिक उत्तक यानी कि प्राइमरी, द्वितीय जिसका सेकेंडरी। प्राथमिक उत्तक किसे, जैसे कि ये शीर्षस्थ और साथ अंतर्वेशी विभज्योति उत्तक को प्राथमिक प्राथमिक यानी कि प्राइमरी की उत्तक किसे कहेंगे, तो शीर्षस्थ और साथ अंतर्वेशी जो होता है। शीर्षस्थ और अंतर्वेशी को देखे थे, पहले शीर्षस्थ था और अंतर्वेशी यानी पार्श्वस्थ नहीं, इसमें सिर्फ शीर्षस्थ यानी कि सबसे ऊपर वाला भाग और अंतर्वेशी इंटरनोड जहाँ से पत्ता निकला होता है यानी टहनी जुटा होता है। तो शीर्षस्थ यानी कि पत्ती शीर्ष का भाग और जड़ का, और अंतर्वेशी यानी कि जहाँ से जुटा हुआ पत्ती यानी जिसका जो टहनी होता है, जो जुड़ा होता है पार्ट, वो क्या होता है, अंतर्वेशी। और ये जो शीर्षस्थ होता है यानी कि पत्ती का शीर्ष भाग यानी सबसे ऊपरला भाग, ठीक है, हेड का। और क्या होता है, जड़ का जो नीचे वाला भाग होता है शीर्षस्थ जड़ का जो, वो किसके अंतर्गत आता है, तो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक उत्तक के अंतर्गत आता था। क्या शीर्षस्थ एवं अंतर्वेशी विभज्योति उत्तक को क्या प्राथमिक अस्थायी उत्तक कहते हैं। तो आगे बढ़े इससे, तो देखिए दूसरा नंबर क्या बोला है कि द्वितीय उत्तक यानी कि सेकेंडरी द्वितीय अस्थायी उत्तक यानी सेकेंडरी अस्थायी उत्तक क्या बोला है कि पार्श्वस्थ विभज्योति उत्तक को द्वितीय अस्थायी उत्तक कहते हैं। देखिए 3 ठो देखे थे, जैसे कि विभज्योति उत्तक 3 ठो, शीर्षस्थ, पार्श्व, अंतर्वेशी। तो ये यही बोल रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार कहते हैं यानी कि अस्थायी उत्तक। तो पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीय। तो प्राथमिक में क्या था कि जो शीर्षस्थ होता है अशासा अंतर्वेशी वो किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक उत्तक। और द्वितीय जो बच जाता है, कौन बचता है, यानी कि पार्श्वस्थ बचता है, यानी बीच का जो चौड़ाई बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप जैसे कि वीडियो देख रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब यही है कि इससे पहले आप वीडियो नहीं देखे, इसलिए अगर इससे पहले आप वो वीडियो देखे होंगे, अगर आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे, अगर आप आज किए होंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट यानी कि आपको काफ़ी सहायता मिलेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ते हैं उससे हम पहले उसका यानी कि बैकग्राउंड यानी कि जान लेते हैं उससे पहले कि क्या है, उसके बारे में कोई कुछ याद कर लेते तो हमें क्या होता है कि काफ़ी सहायता मिलती है याद करने में। इसीलिए
अगर आप देखें मेरे वीडियो को, इससे पहले आप बुक पढ़ लें या इससे पहले वो वीडियो पहला वाला वीडियो देख लें, ताकि आप लोगों को काफ़ी सहायता मिले। नहीं कि बीच में लगता है कि कहाँ से क्या आ रहा है, आपको समझ में नहीं आता है। इसीलिए इससे पहले वो शुरू वाला वीडियो पहले देख लीजिए, इसके बाद ये देखने में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो यही बोल रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर दो प्राथमिक था, दूसरा था द्वितीय यानी कि प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। तो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक क्या था, शीर्षक था, अंतर्वेशी बीजों के उत्तर को प्राइमरी उत्तर कहते हैं, और सेकेंडरी उत्तर को जो होता है पार्श्व बीजों के उत्तर को क्या कहते हैं, तो द्वितीय यानी कि सेकेंडरी उत्तर कहते हैं। अब इतना तक कंप्लीट हो गया, हम इससे अब आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे देखिए अस्थाई यानी कि अस्थाई उत्तक के बारे में बात करेंगे कि वो है अस्थाई उत्तक। अस्थाई उत्तक संरचना के आधार पर यानी कि संरचना के आधार पर बात करेंगे। अस्थाई उत्तक किसके बारे में, संरचना के आधार पर हम बात करेंगे। तो ये है जो सरल अस्थाई उत्तक जो दिख रहा है आपको, ये सरल अस्थाई उत्तक जो सरल अस्थाई उत्तक जो दिख रहा है आपको, सरल अस्थाई उत्तक, इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया, यानी कि 3 भाग में बांटा गया। पहला है मृदु उत्तक या पैरेनकाइमा, और दूसरा स्थूल कोण उत्तक या कोलेरेनकाइमा, और तीसरा है दृढ़ उत्तक या स्क्लेरेनकाइमा। पहला क्या है, मृदु उत्तक या पैरेनकाइमा, दूसरा स्थूल कोण या कोलेरेनकाइमा, तीसरा दृढ़ उत्तक या स्क्लेरेनकाइमा। किसका, सरल अस्थाई उत्तक का ये भाग है। देखिए अस्थाई उत्तक के देखिए 2 भाग है। अस्थाई उत्तक के देखे थे जटिल अस्थाई उत्तक, दूसरा था सरल अस्थाई उत्तक। जटिल अस्थाई उत्तक, सरल अस्थाई उत्तक। और जो सरल अस्थाई उत्तक है सबसे पहले हम बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे जटिल अस्थाई उत्तक। तो सरल अस्थाई उत्तक में तो देखिए इसमें भी 3 ठो है कि मृदु उत्तक या पैरेनकाइमा, दूसरा है स्थूल कोण या कोलेरेनकाइमा, और तीसरा है दृढ़ उत्तक या स्क्लेरेनकाइमा। यानी कि 1 नंबर में हो गया मृदु उत्तक, दूसरा हो गया स्थूल कोण उत्तक, तीसरा हो गया दृढ़ उत्तक या स्क्लेरेनकाइमा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मृदु उत्तक। ठीक है, मृदु उत्तक या पैरेनकाइमा। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, मृदु उत्तक या पैरेनकाइमा क्या है। इसका देखिए डिफिनेशन इस प्रकार है कि जीवित कोशिकाओं से बने, यानी कि परिभाषा, जीवित कोशिकाओं से बने गोलाकार एवं अंडाकार बहुभुजी संरचना वाले उत्तक को मृदु उत्तक या पैरेनकाइमा। तो देखिए यहाँ आपको जैसे कि लगता होगा ये तो आपको गोलाकार समझ में आ गया होगा, अंडाकार भी समझ में आ गया, लेकिन बहुभुजी, ये बहुभुजी क्या होता है, जैसे कि अलग अलग भुजा यानी कि संरचना जैसा निकला होता है। ठीक है, जो कोशिका होता है तो यही बोले बहुभुजी यानी कि संरचना अलग अलग संरचना जैसे निकला होता है उसमें। तो अब अभी बताएंगे आगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि जो मृदु उत्तक या पैरेनकाइमा ये क्या होता है, एकदम सॉफ्ट बोल सकते हैं, एकदम प्यारा सा सॉफ्ट जैसा, लचीले जैसा होता है। ये जो मृदु उत्तक या पैरेनकाइमा है, ये बोला कि जीवित कोशिकाओं से बने गोलाकार, जीवित कोशिकाओं से बना होता है गोलाकार, अंडाकार और बहुभुजी संरचना वाले जो उत्तक होते हैं, जो गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, बहुभुजी वाले जो संरचना का जो उत्तक होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो मृदु उत्तक या पैरेनकाइमा उत्तक कहते हैं। तो फिर जीवित कोशिकाओं से, यानी बोल रहा है कि जीवित कोशिकाओं से बने गोलाकार, अंडाकार या बहुभुजी संरचना वाले उत्तक को क्या कहते हैं, तो पैरेनकाइमा या मृदु उत्तक कहते हैं। तो मृदु उत्तक या पैरेनकाइमा के बारे में समझ में आप लोगों को आ गया होगा डिफिनेशन। अब बात करेंगे इसके विशेषता के बारे में और आगे बढ़ेंगे इसका कार्य के बारे में। इसका कार्य क्या है, यानी कि काम क्या है, और विशेषता क्या है, इसका गुण क्या है। तो सबसे पहले मृदु उत्तक का बात करेंगे, पैरेनकाइमा, ये इसका क्या है, परिभाषा देखनी है। अब इसका देखेंगे क्या, विशेषता देखेंगे। विशेषता के बाद क्या देखेंगे, इसका कार्य यानी कि इसका काम क्या है मृदु उत्तक का। इसके बाद हम आएंगे इसका स्थूल कोण का, इसका स्थूल कोण के बारे में फिर जानेंगे, और स्थूल कोण के बाद हम फिर देखेंगे दृढ़ उत्तक या स्क्लेरेनकाइमा। फिर इसके बाद हम जाएंगे जटिल उत्तक में, उसमें भी 2 ठो है, फ्लोएम, जाइलम, उसके बारे में। इसके बाद धीरे धीरे जो भी ऑल टोटल ये यानी कि पादप उत्तक के बारे में हम खत्म कर देंगे। इसके बाद हम जाएंगे जंतु उत्तक के बारे में। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। अब देखिए विशेषता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मृदु उत्तक जो विशेषता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम इसके आगे बात करेंगे क्या उसका कार्य क्या है, यानी कि उसका काम क्या है। तो सबसे पहले विशेषता देख लेते हैं कि मृदु उत्तक का विशेषता क्या है, क्या गुण है उसमें, क्या कि देख ही लेंगे उसके बारे में, कि जान लेते हैं मृदु उत्तक के बारे में क्या है। अधिकतर एग्जाम में पूछता है कि मृदु उत्तक का विशेषता बताइए, मृदु उत्तक अस्थायित्व, यानी कि ऐसा पूछ देता है कि कन्फ्यूज होता है। इसलिए जो भी लिखा रहा है आप नोट डाउन करके इसे याद करने का प्रयास कीजिए, ताकि एग्जाम में पूछता है अंतर पूछ देता है, कभी इससे कभी अंतर पूछ देता है, यानी कि अलग अलग जो भाग होता है, जैसे कि देखे थे, जैसे कि मृदु उत्तक अगर पूछते या सरल अस्थाई उत्तक के पूछ दे, या जो भी पूछ दे, दृढ़ अस्थाई तक जो पैरेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा, इसके बारे में जब डिफरेंस आपको पूछ देता है आप कन्फ्यूज हो जाए। जब जैसे विशेषता लिखा है, जो कार्य लिखा है उसे है ना आप याद कर लीजिए नोट डाउन करके, ताकि आप लोगों को अगर एग्जाम में पूछ देता
आपको छोड़ना नहीं है अगर आ जाए, ठीक है। तो देखिए विशेषता का बात करते हैं, सबसे पहले हम विशेषता देख लेते हैं, इसका विशेषता क्या है। अब विशेषता के बारे में हम आगे बात करेंगे, इसका कार्य क्या है। तो सबसे पहले विशेषता का बात करें, बोले ये क्या पा रहे हैं, इसके बारे में हम अभी तुरंत बताते हैं जस्ट। तो देखिए इसमें है ना संघनन कोशिका द्रव पाया जाता है। ये दृढ़ ऊतक जो होता है, इसका जो कोशिका जो द्रव होता है, यानी कोशिका द्रव संघनन मतलब कि एक इकट्ठा एकदम जगह यानी कि एकत्रित होता है, समझे। संघनन मतलब ना होता है जहाँ की इकट्ठा होने की जमा होना। अब सुनेंगे संघनन मतलब चर्चा किए हैं फिजिक्स में, हम देखे थे, ठीक है। तो इसमें है ना, इसमें हम बात करेंगे संघनन मतलब क्या नहीं, इकट्ठा जमा होने की द्रव जो इसमें होता है, जो कोशिका जो द्रव होता है, इसमें कोशिका द्रव जो पाया जाता है क्या होता है, संघनन मतलब कि एक जगह इकट्ठा लचीला जैसे पाया जाता है, यानी कि काफ़ी जगह एक जगह इकट्ठा होता है। इसमें जो संघनन कोशिका यानी कि मतलब इकट्ठा होना, और जो इसमें जो कोशिका द्रव होता है उसमें पाया जाता है संघनन के रूप में, ठीक है। एक नंबर में हो गया किसका बात कर, दृढ़ अस्थायी ऊतक का बात करें, फिर से बोल रहे हैं। तो देखिए इसकी जो भित्ति होती है, इसका जो भित्ति होती है बहुत पतली होती है। हमने देखे थे अस्थायी ऊतक की पतली और मोटी दोनों होती है, कोशिका भित्ति पतली और मोटी दोनों होती है। और जो बोल रहे हैं कि दृढ़ अस्थायी ऊतक में इसका बोल रहे हैं, इसका जो भित्ति होता है वो क्या होता है, बहुत पतली होता है, यानी कि बहुत कम पतला होता है, बहुत कम, यानी कि बहुत पतली होती है, बहुत कम पतला ना है, तो बहुत मोटा का इशारा हो रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि इसका जो भित्ति जो होता है क्या होता है, बहुत पतली होता है। दृढ़ अस्थायी ऊतक का जो भित्ति होता है, कोशिका भित्ति, वो क्या होता है, बहुत पतली होती है। और इसका जो कोशिका द्रव होता है काफ़ी संघनन में रूप में पाया जाता है। और साथ साथ देखिए इसका जो ऊतक को कोशिकाओं के बीच, यानी कि जो इसका ऊतक जो होता है, किसका दृढ़ अस्थायी का जो ऊतक, उसका जो बीच में जो रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे अंतर कोशिकीय स्थान कहते हैं। जैसे कि देखिए इसके बारे में बात करें, मान लीजिए कि ये क्या है, ये एक ऊतक है, ठीक है, ये ऊतक है, ये भी ऊतक है, ये भी ऊतक है, ये भी ऊतक है, ये भी ऊतक है, ठीक है। हम बना रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। ऐसे बन तो नहीं रहा, लेकिन देखिए एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो देखिए ये जो बोल रहा है, जो इस ऊतक में, यानी कि दृढ़ अस्थायी ऊतक में, ठीक है, इस पैरेन्काइमा इस ऊतक के कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे अंतर कोशिकीय स्थान कहते हैं। अंतर कोशिकीय स्थान मतलब क्या है, ये जो कोशिका जो आपको दिख रहा है, जो ग्रुप में, यानी कि ग्रुप में जो ऊतक पाया जाता है, इसमें जो रिक्त स्थान है, देखिए यहाँ रिक्त स्थान, यहाँ रिक्त स्थान, ये रिक्त स्थान देख रहे हैं आपको, जो रिक्त स्थान है जो देख रहे खाली होता है, इसी को क्या कहते हैं, जो रिक्त स्थान, जिसे अंतर कोशिकीय स्थान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अंतर कोशिकीय स्थान कहते हैं। गैस इसी से बाहर निकलता है, आगे हम देख रहे हैं तुरंत अभी काल में। तो ये बोल रहा है कि इस ऊतक के कोशिकाओं के बीच जो रिक्त स्थान पाया जाता है, खाली जो स्थिर स्थान पाया जाता है ऊतक के बीच, कोशिकाओं के जो बीच स्थान, जो रिक्त स्थान, जो खाली स्थान पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अंतर कोशिकीय स्थान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो अंतर कोशिकीय स्थान, जो बीच में गैप यानी कि खाली दिख रहा है आपको। और साथ साथ क्या बोला है कि इनकी कोशिकाओं के बीच बड़ी राजधानी पाई जाती है। इसमें कोशिकाओं के जो बीच होता है, इसमें क्या होता है, बीच में बहुत बड़ा राजधानी पाया जाता है, बहुत बड़ा राजधानी पाया जाता है। किसमें, दृढ़ अस्थायी ऊतक में, किसमें, दृढ़ अस्थायी ऊतक में, किसमें। और साथ क्या बोल रहा है कि यह खासकर नए तना, जड़ एवं पत्तियों के एपिडर्मिस में पाया जाता है। देखिए एपिडर्मिस एक वर्ड आया है जो कि आप लोगों को कंफ्यूज करेगा, आगे हम तुरंत समझाते हैं। एपिडर्मिस के लिए ही है ग्राफ, यानी कि चित्र पा रहे था कि आप लोगों को समझ आ सके। क्या बोल रहा है कि यह खासकर नए तना, जो नए तना बनता है, नए तना का जो निर्माण हो रहा है, यानी कि निकल रहा है नया तना, नया जड़, और साथ साथ पत्तियों जो बनता है उसी में क्या होता है, ये पाया जाता है दृढ़ अस्थायी ऊतक, उस में काफ़ी मदद करता है। और देखिए कि जो एपिडर्मिस आपको दिख रहा है, एपिडर्मिस क्या है, तो देखिए ये एक पत्ता है, ठीक है, ये एक पत्ता है, एक एग्जांपल कोई भी पत्ता लीजिए, वो पत्ता को हम इतना सूक्ष्मदर्शी में, ठीक है, इसको सूक्ष्मदर्शी में काफ़ी जूम करते हैं, यानी कि बहुत जूम करने के बावजूद हम जब देखें तो देखिए इस तरह रचना अंदर में देखने को मिला। अब बोलेगा इतना सा छोटा सा पत्ता में इतना चौड़ा सा, हाँ अगर आप जूम करके देखिएगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में, तो आपको छोटे से पत्ता को अगर देखिएगा तो इतना चौड़ा दिखेगा। साथ साथ देखिए ये जो क्या है, ये जो दिख रहा है, यानी कि लंबा जैसे जो नली है, यानी कि ये फ्लोएम और जाइलम है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो फ्लोएम जाइलम इसके बीच में पाया जाता है, जो कि खाना ले जाने का काम करता है, और जिससे पानी का ले जाना। फ्लोएम जो होता है भोजन पहुंचाने का करता है, फूड यानी फल पहुंचाने का, यानी खाना पहुंचाने का काम करता है कौन, फ्लोएम। और जाइलम यानी कि जल ले जाने का काम करता है। काफ़ी शानदार है और आसान भी है, ठीक है, सिंपल से। तो यही सिंपल से, तो ये जो जाइलम और फ्लोएम जो दिख रहा है आपको, जाइलम फ्लोएम यानी किसके अंदर, यानी पत्ती के अंदर में आता है दृढ़ अस्थायी ऊतक में। साथ साथ ये जो आपको ये दिख रहा है, यानी कि ऊपर में जो है एपिडर्मिस, इसी को कहते हैं, यानी कि ऊपर जो पत्ती का जो बाहर का जो भाग होता है, बाहर का भाग जो कि ऊपर से और नीचे से जो लेयर बनाए रखता है पत्ती को, तो इसी को कहते हैं क्या,
तो एपिडर्मिस के रूप में है रहता है कौन, तो ये जो रहता है माने कि दृढ़ अस्थायी ऊतक की बात करें, दृढ़ अस्थायी ऊतक में उसमें जब नए पत्ती बनता है, नए पत्ती हो गया, नए जड़ हो गया, नए तना हो गया, ये सब जो बनता है यानी कि दृढ़ अस्थायी ऊतक में जो होता है कि एपिडर्मिस के रूप में, यानी कि एपिडर्मिस ऊपर से रहता है, इसका सहायता ऊपर से और नीचे से यांत्रिक सहायता प्रदान करके इससे क्या करता है, सहायता करता है। तो एपिडर्मिस आपको समझ में आ गया कि एपिडर्मिस कहाँ होता है, यानी कि जो पत्ती होता है पत्ती के ऊपर और नीचे का भाग में काफ़ी इससे मदद करता है और बाहर नीचे और ऊपर में सहायता प्रदान करता है। तो देख लें फिर से एक बार रिपीट करते हैं विशेषता का, तो ये क्या संघनन कोशिका तंत्र में पाया जाता है, काफ़ी इकट्ठा होता है कि काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। और संघनन और इसकी भित्ति जो होती है काफ़ी पतली होती है दृढ़ अस्थायी ऊतक में, दृढ़ अस्थायी ऊतक, इसी के बारे में हम बात करें दृढ़ अस्थायी ऊतक के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या करें, संघनन इसमें संघनन कोशिका तरफ पाया जाता है, इसी की भित्ति जो होती है बहुत पतली होती है और साथ साथ इस ऊतक के कोशिकाओं के बीच जो रिक्त स्थान पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अंतरकोशिकीय स्थान, और इनके कोशिकाओं के बीच बड़ी राजधानी भी पाई जाती है और यह खासकर नए तना, जड़ तथा पत्तियों के एपिडर्मिस के रूप में पाया जाता है कौन, दृढ़ अस्थायी ऊतक। अब हम देख लेते हैं अस्थायी यानी कि अस्थायी ऊतक का जो भाग है दृढ़ अस्थायी ऊतक के बारे में, उसका हम देख रहे हैं विशेषता देख रही है। अब इसके बारे में कार्य हम देख लेते हैं कि आगे कार्य क्या है, ठीक है। देखिए अब इससे हम आगे बात करते हैं दृढ़ अस्थायी ऊतक का जो विशेषता हमने देख लिया था, अब देखेंगे इसका कार्य, सॉरी विशेषता नहीं है ये क्या है, कार्य है, ठीक है। यहाँ भी हम कार्य लिख दिए हैं, नहीं तो यहाँ लिख देते हैं कार्य, ठीक है। क्या है दृढ़ अस्थायी ऊतक का जो कार्य है हम इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला कार्य यानी कि इसका जो क्या काम करता है, दृढ़ अस्थायी ऊतक जो होता है पादप कोशिकाओं इसके शरीर में रहता है, जो ऊतक रहता है वो क्या कार्य करता है, क्या काम करता है, हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि जो दृढ़ अस्थायी ऊतक होता है जो कार्य है उसका यानी कि काम क्या करता है, उसी के बारे में डिटेल से हम जानेंगे। तो सबसे पहला काम देखिए इसका सबसे पहला काम क्या करता है कि कोशिका को एपिडर्मिस के रूप में सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए एपिडर्मिस के बारे में बताए थे, तो यही जो होता है इसमें जो कोशिका होता है, इसमें जो कोशिका से पहले हम बताए थे आपको छोटी सी पत्ती है, पत्ती यानी कोई भी पत्ता लीजिए, इसमें छोटा सा पत्ता को आप इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखेगा तो आप अगर जूम कीजिएगा, काफ़ी जूम करने के बाद आपको इस तरह संरचना देखने को मिलेगा। इस तरह संरचना देखने के बाद इसमें देखिए काफ़ी कोशिकाओं का समूह है, ठीक है। कोशिकाओं बीच में जाइलम फ्लोएम जो इसमें नली होता है जो कि पौधे को खाना पहुँचाने में जल पहुँचाने का कार्य करता है। और ये जो ऊपर का जो भाग दिख रहा है यही कहलाता है क्या जानते हैं, एपिडर्मिस, यही है एपिडर्मिस, ठीक है। ये एपिडर्मिस और ये एपिडर्मिस सही होता है, क्या करता है जो ऊपर से और नीचे से एपिडर्मिस होता है, ये क्या करता है जो कोशिका को है सुरक्षा प्रदान करता है, बीच में जो कोशिका है इसे क्या करता है सुरक्षा प्रदान करता है। जाइलम फ्लोएम को भी सुरक्षा बीच में है तो सुरक्षा प्रदान करेगा। तो इसके नीचे पाया जाता है क्या जानते हैं, रंध्र पाया जाता है, जो कि रंध्र पाया जाता है। रंध्र के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। रंध्र यानी कि गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा सोमाटा के द्वारा ही होता है, ठीक है। इसके नीचे रंध्र पाया जाता है, इसके ऊपर भी रंध्र पाया जाता है जो कि गैस को यानी कि आदान प्रदान नीचे और यानी कि अंदर और बाहर करता है, यानी कि किसके द्वारा, तो यांत्रिक सहायता नहीं बल्कि बोल रहे हैं कि रंध्रों के द्वारा या स्टोमाटा बोलते हैं उसी के द्वारा गैस का आदान प्रदान होता है। तो ये हम ये बोल रहे हैं कि किसके ऊपर पाया जाता है, तो वो एपिडर्मिस के ऊपर पाया जाता है, लेकिन हम उसके बारे में अभी नहीं देख रहे हैं। हम बस बता दिए हैं कि एपिडर्मिस जो होता है कि वो एपिडर्मिस जो होता है जो कोशिकाओं को एपिडर्मिस ऊपर रहता है और उसके नीचे क्या होता है, कोशिकाओं का समूह रहता है। तो क्या करता है उसके नीचे जो कोशिकाओं का जो समूह है तो उसे सुरक्षा बाहर से प्रदान करेगा, क्योंकि एपिडर्मिस जो है ऊपर से है, ऊपर से है तो नीचे का सुरक्षा प्रदान करेगा ही। अगर मान लीजिए कि मेरा एपिडर्मिस क्या है, मेरा एपिडर्मिस कपड़ा है, एपिडर्मिस कपड़ा तभी तो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। मान लो धूप में जा रहा है, धूप में कम लग रहा है कुछ, अगर मान लीजिए ठंडा आता ठंडा के समय कुछ बचा सहायता कर रहा है, गर्मी है हम बोल लीजिए गर्मी में क्या सुरक्षा प्रदान, आप गर्मी तो और खोलते कपड़ा, ऐसा नहीं बल्कि हमारा एक तो लेयर रहना चाहिए हमारे से ऊपर। तो यही बोल रहा है कि एपिडर्मिस क्या करता है बाहर से ऊपर सुरक्षा प्रदान करता है। यही बोल रहा है फिर से देखिए कोशिका को एपिडर्मिस के रूप में सुरक्षा प्रदान करता है एक नंबर। और दूसरा क्या बोला कि यांत्रिक सहायता प्रदान, ये जो है ना कॉमन बात है, एकदम ध्यानपूर्वक देखिए, ये यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यांत्रिक सहायता मतलब समझ लीजिए कि यांत्रिक सहायता प्रदान यानी कि ये यांत्रिक सहायता जिस भी कोशिका में पूछे, पादप कोशिका में आपको अगर विशेषता के बारे में कार्य के बारे में, तो यांत्रिक सहायता फट से नोट डाउन उससे कर दीजिएगा। सभी जिसमें देखेगा अगर पूछ दे कि कोई भी जैसे कि
ढेर स्थायी ऊतक में, सरल स्थायी ऊतक में जिसके अलग अलग भाग है। अगर उसमें कार का बात करते हैं, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, इसमें समय लगा दीजिएगा यांत्रिक के बारे में, क्योंकि समय होता है। मान लीजिए कि जैसे कि 5 या 10 साल का लड़का है, किसमें थे विभज्योत की होते हैं, 15 साल का लड़का है, अब वो 18-19 साल का लड़का हो गया, अब क्या गया, तेजी से काम करेगा, अस्थायी हो गया, सीमित हो गया, ठीक है। तो वही अस्थायी यानी कि सीमित हो गया, तो जल्दी काम कर रहे हैं, दौड़ की स्पीड में फास्ट कर रहा है, क्या बोला कि यांत्रिक यानी कि कहीं गिर ना जाए, यानी कि यांत्रिक सहायता प्रदान करता है कि अपने संतुलन को बनाए रखता है। यही क्या बोलते हैं, यही यांत्रिक सहायता, यही कॉमन सब में बात है, यही कॉमन का बात ध्यान रखिए कि यांत्रिक सहायता जो भी पूछे सभी में लगा दीजिएगा, यानी कि पादप कोशिका जो भाव जैसे विभज्योत की ऊतक और अस्थायी ऊतक में जो डेढ़ अस्थायी ऊतक जटिल और सरल, इस सभी में लगा देगा जो भी इसका भाग है। तो यांत्रिक सहायता सभी में लगा दीजिएगा। और देखिए कि ये क्या करता है, फ्लोएम को सहायता प्रदान करता है। जो फ्लोएम क्या करता है जानते हैं, फ्लोएम खाना पहुंचाने में मदद करता है। पेड़ पौधा का जो खाना बनता है उसे पहुंचाने में क्या करता है काम, यही फ्लोएम करता है। फ्लोएम के बारे में हम देखेंगे। तो ये क्या करता है, डेढ़ अस्थायी ऊतक क्या करता है, तो फ्लोएम को सहायता प्रदान करता है। अगर पूछ देखिए फ्लोएम को सहायता प्रदान कौन करता है, क्या डेढ़ अस्थायी ऊतक करता है या नहीं, तो करता है। और कौन करता है, तो डेढ़ अस्थायी ऊतक ही से फ्लोएम को सहायता प्रदान करता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला, पतियों में भोजन तैयार करता है। पतियों में कौन यानी कि डेढ़ अस्थायी ऊतक क्या करता है, भोजन को तैयार करना और तैयार करने के बाद ये फ्लोएम को कहता है कि जाओ जिसको जरूरत है खाना पहुंचा दो, समझे, ये नौकर हो गया फ्लोएम ले जाने का, ठीक है। पेड़ पौधा में जल ले जाने का काम जाइलम करता है, ठीक है। आसान है, यानी कि फ्लोएम यानी कि फ्रूट यानी कि फल को ढोने वाला, यानी कि भोजन को ढोने वाला, जल मतलब जल यानी कि जाइलम ढोता है जल। तो बहुत काफ़ी आसान है, सिंपल सी है। तो यही बोला कि पतियों में भोजन का कार्य, भोजन बनाने में कौन डेढ़ अस्थायी ऊतक करता है, और फ्लोएम क्या करता है, भोजन को ले जाने में सहायता करता है, और साथ साथ कि फ्लोएम को सहायता प्रदान करता है कौन, डेढ़ अस्थायी ऊतक। और देखिए 5वां बोले कि अंतर कोशिकीय स्थान के कारण गैस का विनिमय होता है। बोले ये क्या है, इसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा, देखिए हमें वही समझाते हैं। अंतर कोशिकीय स्थान के कारण गैस का विनिमय होता है। देखिए अंतर कोशिकीय स्थान किसे कहते हैं, अभी हम बताए थे। अंतर कोशिकीय स्थान जो आपको खाली ये गेप जो दिख रहा है, ये देखिए गेप जो दिख रहा है, ये क्या है, अंतर कोशिकीय स्थान है। ये क्या है, अंतर कोशिकीय स्थान। अगर आपने फिजिक्स में देखा होगा तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा होगा। ऐसे भी आपको समझ में कैसे नहीं आएगा, क्यों आएगा ही, क्योंकि हम बता ही रहे जो बीच में गेप स्थान है, इसमें अंतर कोशिकीय स्थान कहते हैं, क्योंकि खाली स्थान, ये जो खाली स्थान जो दिख रहा है आपको, गेप जो दिख रहा है कोशिका के बीच, यानी ग्रुप में जो ग्रुप है इसका, जो ऊतक है, ऊतक के बीच जो खाली स्थान आपको दिख रहा है बीच में, तो यही इसी के द्वारा जो गैस का है ना विनिमय होता है। गैस का विनिमय यानी कि यहाँ से निकलने के बाद फिर रंध्र, यहाँ से निकलने के बाद क्या होता है, रंध्र के पास जाता है, रंध्र से क्या होता है, बाहर चला जाता है। तो क्या होता है, अंतर कोशिकीय स्थान जो होता है उसके द्वारा क्या होता है, तो गैस का विनिमय होता है। पूछ सकता है कि अंतर कोशिकीय स्थान के द्वारा क्या होता है, गैस का विनिमय होता है या नहीं, ऐसे भी सही है गलत होता है। तो अंतर कोशिकीय स्थान के कारण क्या होता है, तो गैस का विनिमय होता है। तो आपको समझ में आ गया कि कार्य क्या है, डेढ़ अस्थायी ऊतक का। तो कार्य का सबसे पहले फिर से बात करते हैं एक बार कि कोशिकाओं को एपिडर्मिस के रूप में सुरक्षा प्रदान करता है, साथ साथ क्या होता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, और फ्लोएम को सहायता प्रदान करता है, और पतियों में भोजन तैयार करता है, ठीक है। और आगे देखिए तो क्या करता है कि अंतर कोशिकीय स्थान के कारण गैस का विनिमय होता है, यानी कि अंतर कोशिकीय जो खाली स्थान होता है उसके द्वारा गैस का विनिमय, यानी कि अंदर और बाहर इसी की सहायता करता है। यानी कि जो अंतर कोशिकीय स्थान होता है, जो पतियों में जो अंतर कोशिकीय स्थान जो पाया जाता है उसी के द्वारा गैस का आदान प्रदान, यानी कि ऐसे तो गैस का आदान प्रदान रंध्रों स्टोमाटा के द्वारा तो जो बाहर का, लेकिन उसका अंदर का बात करें, लेयर का बात करता है, अंदर में जो कोशिका के जो बगल में, यानी कि जो कोशिकाओं से ग्रुप बनाता है, ग्रुप क्या होना, ऊतक, जो ऊतक से ग्रुप बनाने के बाद उसमें जो गेप रहता है, यानी कि किसमें, डेढ़ अस्थायी ऊतक में जो गेप रहता है, यानी खाली रहता है यानी स्थान, उसी के द्वारा अंतर कोशिकीय स्थान उसे कहता है। अंतर कोशिकीय स्थान उसी के द्वारा क्या होता है, गैस का विनिमय होता है। तो आज का वीडियो हम इतना ही रहने देते हैं, अगला वीडियो में हम इससे बात करेंगे। जय हिंद।